स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज मैं आपके लिए एक नया कंपोनेंट लेके आई हूँ जिसका नाम है इंडियन पॉलिटी। हम इंडियन पॉलिटी क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि हर एक एग्जाम में इंडियन पॉलिटी एटलीस्ट भी 20 to 30% क्वेश्चन कवर करता है और ये हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब हम इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं तो हम इसको दो सब हेडिंग्स में पढ़ते हैं। एक में पढ़ते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंडियन पॉलिटी के अंडर ही एक पढ़ते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा पढ़ते हैं वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, कि हमारी कंट्री में जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है। इसके अंडर आते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। अब जिन बच्चों को एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी का मतलब नहीं पता है तो बिल्कुल मत घबराइएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे यही पढ़ाने आई हूँ। ठीक है, और दूसरा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर पहले तो मैं आपको बताऊंगी कॉन्स्टिट्यूशन असल में होता क्या है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था, हर एक कंट्री का अलग से कॉन्स्टिट्यूशन होता है, बाकी वाली कंट्री से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसको कैसे बनाया गया था, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, फिर प्रियम्बल क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, अमेंडमेंट्स, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों बोला जाता है। अगर जो बच्चा है जिसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन पॉलिटी का आई भी नहीं पता है तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत डिटेल में और बेसिक से चीज़ें पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो हम इस पोर्शन को तो रहने देते हैं। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी, सबसे पहले मैं सिलेबस आपको शुरू करूंगी कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी मैं आपको पढ़ाऊंगी कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, मतलब मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन की इंट्रोडक्शन दूंगी। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज करो एक सिटी है, ठीक है, आप उस सिटी के मेंबर हो। अब ये जो सिटी है ना, इसकी खासियत क्या है कि इस सिटी में बहुत डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी किस हिसाब से? आप डाइवर्सिटी रिलीजन के हिसाब से भी बोल सकते हो। ठीक है, हर एक तरह के रिलीजन के लोग आपको मिल जाएंगे, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे नहीं, प्रोफेशन के बेसिस पे, आपकी हॉबीज़ के बेसिस पे, आपके इंटरेस्ट के बेसिस से, फिल्म से लेके आपकी खेलने की गेम्स तक, हर एक इंसान का इंटरेस्ट अलग है। ठीक है, लेकिन अब ये एक सिटी में लोग रहते हैं और इकट्ठे रहते हैं। अब इकट्ठे क्यों रहते हैं? क्योंकि हर एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड करता है अपनी नीड्स के लिए। अब जो शॉपकीपर्स हैं, जो काम करते हैं, वो शॉपकीपर्स पे काम मतलब चीज़ें खरीदने जाते हैं। जो शॉपकीपर्स हैं वो फैक्ट्रीज पे डिपेंड करते हैं। मतलब हर एक लोग अलग अलग इंटरेस्ट, अलग अलग सोच से, ठीक है, रहते हैं, लेकिन रहते इकट्ठे हैं। अब यहाँ पे जो लोग हैं, अब उनको लगता है कि अगर हमें पीसफुली रहना पड़ेगा, देखो हर एक इंसान की सोच अलग होती है। जैसे अभी कोरोना टाइम चल रहा है, ठीक है, बच्चों को स्कूल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, कुछ बोलते हैं नहीं ये पेरेंट्स को डिसाइड करना चाहिए, कुछ बोलते हैं नहीं ये कोर्ट डिसाइड करेगा, कुछ बोलते हैं नहीं ये बच्चों पे छोड़ दो, और कुछ बोलते हैं नहीं गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। सोच रहे हो, हर एक की अलग सोच होती है। सोसाइटी में कोई पुअर है, कोई रिच है। अब जो रिच वाला बोलता है वो बोलता है नहीं सोसाइटी मेरे हिसाब से चलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं टैक्स पे करता हूँ और मैं गरीबों को देता हूँ। अब गरीब क्या बोलते हैं, नहीं सोसाइटी हमारे हिसाब से चलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जो मार्जिनल वर्कर्स होते हैं, हम ही नीचे दर्जे का काम करते हैं, इसलिए सोसाइटी हमारे हिसाब से चलनी चाहिए। फिर अगर यंगस्टर और ओल्ड्स की बात करें तो यंगस्टर बोलते हैं नहीं सोसाइटी हमारे हिसाब से चले। क्यों? क्योंकि हमें खून ज़्यादा है, मतलब हमारा खून खोलता है। ऐसा कहावत है ना, जो यंग लोग होते हैं उनमें बड़ा ज़्यादा गुस्सा आता है, उनमें काम करने की बड़ी ज़्यादा ताकत होती है, इसलिए बोलते हैं सोसाइटी हमारे हिसाब से चले। अब जो ओल्ड होते हैं वो बोलते हैं नहीं क्योंकि हमारे पास लाइफ का एक्सपीरियंस है, इसलिए सोसाइटी हमारे हिसाब से चले। तो किसी भी सोसाइटी को पीसफुली चलाने के लिए, जैसे मैंने आपको सिटी की एग्जांपल दी, अगर इस सिटी को पीसफुली चलना है तो इस सिटी में जितने भी लोग हैं उनको कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल्स एंड कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे जो सब मानेंगे। ठीक है, और यही बेसिक प्रिंसिपल्स और जो रूल हैं किसी भी सोसाइटी को चलाने के लिए वो किस में लिखे जाते हैं? वो लिखे जाते हैं
कॉन्स्टिट्यूशन में। आई होप आपको समझ आया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह का डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या लिखा जाता है, बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसके हिसाब से कोई भी गवर्नमेंट क्या करती है, किसी भी सोसाइटी को गवर्न करती है। तो अगर मैं आपको डेफिनेशन दूं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट लेज डाउन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम अंडर विच इट्स पीपल टू बी गवर्न। क्या बोला? कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो क्या करती है, बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम का, जिसके अंडर वहाँ के लोग क्या होते हैं, गवर्न होते हैं, मतलब रूल किए जाते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन हमारी जो गवर्नमेंट है उसके कितने ऑर्गन्स होगा ये भी बनाता है। देखिए हमारी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उसके 3 ऑर्गन होते हैं। एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है लेजिस्लेचर और एक होता है जुडिशरी। अब यहीं से एक क्वेश्चन निकल के आ जाता है कि जो गवर्नमेंट है उसके कितने ऑर्गन्स होते हैं, तो उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। और इनके क्या फंक्शंस होंगे और इनकी क्या पावर्स होंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, ये सब कहाँ लिखा जाता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाता है। ये तो मैंने आपको डेफिनेशन सुना दी, ठीक है, लेकिन किसी भी सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों पड़ती है? देखिए अगर हमारी जो गवर्नमेंट है, सेंटर गवर्नमेंट है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, ठीक है, तो सेंटर गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने हिसाब से गवर्नमेंट को चलाने की कोशिश करेगी, वो स्टेट गवर्नमेंट की सुनेगी नहीं। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि हमारी जो सेंटर गवर्नमेंट है उसके क्या फंक्शंस होंगे, उसकी कौन से फील्ड या कौन से मैटर में वो सब लॉ वगैरह बना सकती है, ठीक है, और हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके क्या फंक्शंस होंगे। तो ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, ठीक है। तो अब आगे देख लें कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो बेसिक स्ट्रक्चर बनाता है किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम का। अब बात कर लेते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि बाकी वाले देशों के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमारे सिलेबस में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारा जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, दैट इज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब मैंने आपको ये चीज़ क्यों बताई कि हमारा जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है वही हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि बहुत सारे देश हैं ऐसे दुनिया में जिन्होंने एक से ज़्यादा बार अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पड़ोसी देश नेपाल, ठीक है, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक भी सेट नहीं बैठा। उनके प्रधानमंत्री अभी रिसेंटली बोल रहे थे कि मैं पिछला कॉन्स्टिट्यूशन हटा के फिर से कॉन्स्टिट्यूशन लिखूंगा, ठीक है। तो लेकिन हमारा जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, आज का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, यही हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इससे हमको ये भी पता चलता है कि हमारे आज़ादी के इतने साल बाद तक भी हमारे जो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो जो प्रिंसिपल्स थे आज भी हमारी सोसाइटी उन प्रिंसिपल्स को मानती है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उससे 2 जो डेट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इन दोनों से ही क्वेश्चन बनते हैं। पहली जो डेट है कि हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट कब किया था, तो वो किया था 26 नवंबर 1949। और उसके बाद हमारा जो फुल ऑपरेशन में कब आया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वो था 26 जनवरी 1950। अब देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, वो 26 नवंबर 1949 में ही रेडी हो चुका था, लेकिन फिर भी हमने 2 महीने वेट किया था। हमने 26 जनवरी 1950 तक वेट किया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फुली ऑपरेशन में लाने का। 26 नवंबर को वो रेडी हो चुका था, लेकिन फिर भी हमने 2 महीने वेट किया था। अब उस 2 महीने वेट करने का रीज़न क्या था ये मैं आपको बताऊंगी जब मैं आपको मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ठीक है, उस टाइम पे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 3 तरह से डिवाइडेड है। एक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, उसके बाद आपको पार्ट्स मिल जाएंगे, फिर आपको शेड्यूल्स मिल जाएंगे, ठीक है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली बना था तो उस टाइम पे हमारे 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8
शेड्यूल्स थे, ठीक है। और आज एट प्रेजेंट की अगर मैं आपको बात करूं तो आज एट प्रेजेंट हमारे 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। अब हमने ये चीज़ क्यों पढ़ी, क्योंकि हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। पहले तो आपको ये पूछेंगे कि ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स थे, तो थे 395, या फिर आपसे ये पूछ सकते हैं कि एट प्रेजेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं। अगर आपने कभी अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं उन्होंने। उसके बाद अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, देखो एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ठीक है, उस टाइम पे हमारे आर्टिकल्स कितने थे, 395, तो आज कितने हैं, 448। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स बढ़े हैं, ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ है, ठीक है। उसके बाद सेम पार्ट्स और शेड्यूल्स हैं, पहले 22 थे आज 25 हैं, पहले 8 थे अब 12 हैं, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो सकता है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो चेंज किया जाता है उसके लिए एक वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड इस्तेमाल होता है, वो है अमेंडमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जब भी चेंज होता है उस चेंज को क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट। और आज तक, ठीक है, एट प्रेजेंट तक हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है, 104 बार अमेंड कर लिया है एट प्रेजेंट तक। अभी तक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1950 में हमने उसको ऑपरेशन में लाया था, ठीक है, और 2021 तक, अभी तक जब मैं क्लास ले रही हूँ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 104 टाइम अमेंड हो चुका है। तो इसको अगर आप पढ़े, इट अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है टाइम टू टाइम बहुत बार अमेंड किया गया है। सो टिल डेट there are 104 amendments have been made in Indian Constitution since its inception in 1950। 1950 से आज तक 104 amendments की हमने, ठीक है। ये था, मैंने आपको थोड़ा ओवरव्यू दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अगर हम बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग में कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कैसे बना था, ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से अब स्टोरी सुनना। आपको पता है कि हम 200 साल तक ब्रिटिशर्स के अंडर रहे हैं, ठीक है, और कॉइन के 2 पार्ट्स होते हैं, मतलब 2 हिस्से होते हैं। अगर ब्रिटिशर्स के कुछ नेगेटिव चीज़ें थी, उनके नेगेटिव इम्पैक्ट ही सबसे ज़्यादा थे, लेकिन कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी थे, जिसमें से एक थे रेलवेज और दूसरा है उन्होंने क्या किया, हमें इंग्लिश पढ़ाई, ठीक है। अब बहुत सारे इंडियंस ने जब इंग्लिश पढ़ी तो उनको ये चीज़ समझ आई, जब उन्हें ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, वहाँ का सिस्टम पढ़ा, जब वो ब्रिटेन में गए उन्होंने देखा कि इन्होंने तो अपने जो सिटीजन्स हैं उनको तो बहुत अच्छे से रखा हुआ है, ये तो हम पे अत्याचार करते हैं। उनकी बुक्स पढ़ी, उनके कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, उनके जो बड़े बड़े लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स, अमेरिकन जो रेवोल्यूशन हुआ था उसके जो लीडर्स थे, उनकी आइडियोलॉजी जब वो पढ़ते थे तो उनको पता चलता था कि जो एक कंट्री है वो किस तरह से वर्क करती है, ठीक है। हर एक कंट्री का एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो इस तरह से वर्क करते हैं, ये तो हमको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी दौरान 1934 में एक आदमी थे, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री में, वो थे एमएन रॉय, ठीक है। 1934 में एमएन रॉय ने फर्स्ट टाइम क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया दिया था। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है, मैंने आपको क्या बोला, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अब कोई भी डॉक्यूमेंट होता है उसको लिखने के लिए कोई ना कोई बॉडी तो ज़रूर होती है, और कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए जो बॉडी होती है उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। किसी भी कंट्री की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन लिखती है। वैसे ही हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है उसको किसने लिखा है, हमारी कंट्री की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और फर्स्ट टाइम किसने आइडिया दिया था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो दिया था एमएन रॉय ने 1934 में, ठीक है। अब 1934 में एमएन रॉय ने आइडिया तो दे दिया, लेकिन उनके आइडिया से काम थोड़ी बनता था। हम जब ब्रिटिशर्स के अंडर थे उस टाइम पे एक जो पार्टी थी जो इंडियंस को रिप्रेजेंट करती थी, वो कौन सी पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। किसी भी चीज़ का इंडियन नेशनल कांग्रेस से ऑफिशियली डिमांड करना या ऑफिशियली साइन होना बहुत ज़रूरी होता था। इसलिए एमएन रॉय ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को कन्विंस किया कि आप ब्रिटिशर्स से क्या करो, हमारी जो ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करो। लेकिन उसको 2 साल लग गए हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस को कन्विंस करने में। तो 2 साल के बाद 1934 में उन्होंने आइडिया दिया, ठीक है। 1936 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के लखनऊ सेशन में, जिसके प्रेसिडेंट थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि
1936 के लखनऊ सेशन में कौन प्रेसिडेंट थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उन्होंने क्या किया था? फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ठीक है। अब हमारी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने भी डिमांड कर दी, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि 1936 में हम किसके अंडर थे? हम ब्रिटिशर्स के अंडर थे, और उनके लिए तो हमारे इंडिया सोने की चिड़िया था, तो अपने सोने की चिड़िया को कैसे गंवाने देता। इसलिए पूरे 10 साल लग गए। 1936 में हमारी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उसने ऑफिशियली डिमांड की थी, और 1946 में ब्रिटिशर्स ने जाके हमारी डिमांड मानी थी, और वो एक प्लान लेके आए थे, ठीक है, जिस प्लान का नाम था कैबिनेट मिशन प्लान। ये कब आया था? 16 मई 1946 में, और इसके तहत सेट अप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर विच टुडेज कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन। इससे दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं। पहला क्या? पहला ये है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ठीक है, वो कब बनी थी और कौन से प्लान के अंडर बनी थी? तो वो प्लान था 16 मई 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारा आज का कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ठीक है, वो कौन से प्लान के अंडर बनी थी? तो उसका आंसर भी क्या है? कैबिनेट मिशन प्लान, जो कब आया था? 16 मई 1946। अब ये तो बात हो गई हमारी मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने देख लिया कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो 1946 के प्लान के तहत बैठ गई, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए मेंबर्स भी चाहिए होंगे, तो अब हम देखते हैं हमारे जो मेंबर्स थे वो कहाँ से आए थे। देखिए, जब इंडिया ब्रिटिशर्स के अंडर था, ठीक है, तो हम क्या 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। पहला जो था वो था ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, उसके बाद था उसके बाद थी हमारी प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, और उसके बाद हमारे 4 हाई कमीशन हुआ करते थे, ठीक है। अब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, ठीक है, वो तीनों पार्ट्स थे जो ब्रिटिश इंडिया के अंडर आते थे। अब अगर बच्चों को कन्फ्यूजन हो रही है कि ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स में क्या डिफरेंस था, जो ब्रिटिश इंडिया था, जितना भी हिस्सा इंडिया का ब्रिटिश इंडिया के अंडर था या ब्रिटिश इंडिया बोलते थे, वो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के अंडर में आता था, ठीक है। और जो प्रिंसली स्टेट्स वाला हिस्सा था वो क्या था? वो आता इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स के अंडर था, ठीक है। रूल उसमें भी ब्रिटिशर्स ही करते थे, बस नाम के लिए उन्होंने हमारे प्रिंसेस को गद्दियों पे बिठा के रखा हुआ था, इसलिए इसको क्या बोलते थे? प्रिंसली स्टेट्स या प्रिंसली इंडिया, ठीक है। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ठीक है, उसके जो टोटल मेंबर थे वो थे 389 मेंबर्स, जिसमें से जो हमारे 93 मेंबर्स थे वो नॉमिनेट किए गए थे प्रिंसली स्टेट से। 292 जो मेंबर थे वो इलेक्ट किए गए थे। हमारे किन के द्वारा इलेक्ट किए गए थे? हमारी ऑलरेडी इलेक्टेड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। अब देखो, जिन बच्चों को समझ नहीं आया ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ से आ गई, तो एक एक्ट आया था, एक्ट ऑफ 1935, ठीक है। इस एक्ट के तहत हमारे जो प्रोविंस थे, हमारी उस टाइम पे जो स्टेट्स हुआ करती थी उनको प्रोविंस बोलते थे, ठीक है। वो जो प्रोविंस थे उनकी जो असेंबली थी उसमें क्या हुई थी? इलेक्शंस हुई थी। उन प्रोविंस की इलेक्शंस हुई थी जिनमें उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली बनी थी, और इन लेजिस्लेटिव असेंबली ने हमारे 292 मेंबर जो है वो क्या किए थे? इलेक्ट किए थे। और बाकी जो 4 बचे वो मैंने आपको क्या बताया, 4 जो थे वो हाई कमिश्नर्स के अंडर थे, ठीक है। तो आपको समझ आई कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके 398 मेंबर्स कहाँ से आए थे? 93 आए थे प्रिंसली स्टेट से, 292 आए थे हमारे ब्रिटिश इंडिया से, और 4 जो थे वो आए थे हाई कमीशन।